Inductor is a coil in the shape of a solenoid. Whenever we give the current to inductor, it produces a magnetic flux. That magnetic flux linked with the inductor itself, and due to change in the magnetic flux, an opposite EMF is induced in this inductor. Because the current is in the same conductor, flux made by the same conductor, flux attached to the same conductor, and EMF is also produced in the same inductor in opposite direction. This whole process is known as self-inductance. ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया. जैसे ही स्विच ऑन किया, इसके अपोजिट एक ईएमएफ अप्लाई हुआ. यहां पर जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, इसके अगेंस्ट एक ईएमएफ अप्लाई हुआ और चार्जेस यहां से गए और इसमें उन्होंने करंट बनाई. ये एनर्जी कंसिडरेशन करेंगे तो इसका ये मतलब है कि सेल ने अपनी कुछ एनर्जी खर्च की, उस एनर्जी को स्पेंड करके इसने वर्क किया, और वर्क क्या किया? वर्क किया, चार्जेस को पुश किया. चार्जेस को पुश करना मीन्स करंट बनाया. तो जब भी चार्जेस को पुश करके करंट बनाया जाता है, द सोर्स हैज टू डू द वर्क. और वो वर्क आपने सबने पहले पढ़ा हुआ है, दैट वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V. और वो वर्क अगर हम पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो दिस विल बी Q अपॉन T इंटू V, एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू V. दिस इज वर्क डन पर सेकेंड. तो वर्क डन पर सेकेंड को हम पावर भी कह सकते हैं या वर्क डन भी कह सकते हैं. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, T इधर, T इधर. तो Q अपॉन T इज I एंड T इज हियर. यानी वर्क क्या होता है? I इंटू V इंटू T या V इंटू I इंटू T. ओके, अगर हम V को EMF इंड्यूस्ड कहेंगे, सो दिस इज E इंटू I, a small work done in small time. So work done is E into I into dt for a very small time dt. यहां से इसने इसमें करंट भेजी, एंड दैट करंट कीप्स ऑन चेंजिंग. क्योंकि कभी अपोज पहले ज्यादा करता है, फिर अपोज कम करता है, सो द करंट हैज टू चेंज. द करंट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम dt, we can assume the work is equal to this much, or total work will be integration of this. Okay, so this is work done by this, और करंट इससे 0 से I तक राइज होती है. Now we want to find out how much energy is transferred from cell to inductor. इंडक्टर क्यों? देखिए, यहां से इसने करंट को यहां भेजा, ये इसने इसको अपोज किया. उसके बाद इसने अपनी एनर्जी, ये एनर्जी खर्च करके, वर्क करके करंट को इसमें स्टैब्लिश किया. तो करंट को स्टैब्लिश करने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ा. दैट वर्क वी वांट टू कैलकुलेट. और हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? dW इज इक्वल टू E इंटू I इंटू dt. ओके, अब हमको E की वैल्यू मालूम है. E की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज, याद करिए, L इंटू डी आई बाई डी टी, जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस इन्वॉल्व होता है. E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई I मल्टीप्लाइड बाई डी टी. dt cancel, so what do we get here is L is a constant जो कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज I into di. This is a small work done linked to a small rise in current. थोड़ी सी करंट di बढ़ी तो कितना वर्क हो गया? Li into di. अब हमने इसको जब स्विच ऑन स्टार्ट किया था, उस समय करंट कितनी थी? 0. और ये करंट इसमें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और लास्ट में जाके कितनी हो गई? I. उसके बाद वो और नहीं बढ़ती. तो करंट की लिमिट 0 टू I, हमने di के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया. तो हम टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा? 0 टू I.
I di, and this will be total work done. अब ये टोटल वर्क डन हमने किया, I di का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ I स्क्वेयर, और ये सामने आ गया L, और ये इसका इंटीग्रेशन हाफ I स्क्वेयर. सो दिस इज द टोटल वर्क डन by the battery, by the cell, then only current establish. ये जो इसने वर्क डन किया ये कहाँ गया? This becomes the potential energy stored in the inductor. ओके, यहां पर ये एनर्जी कहाँ होती है इंडक्टर में? तो आंसर है, कैपेसिटर का थोड़ा याद करिए, कैपेसिटर में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर कहाँ स्टोर होती है? आंसर है दोनों प्लेट्स के बीच में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. कहाँ स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो यहां पर कहाँ स्टोर होगी? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है. कॉइल के बीच में जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इट इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए, जैसे ही हम यहां से करंट राइज करते हैं और इसमें करंट फ्लो होती है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाता है. व्हाट इज दिस? ए सोलेनॉइड. करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एंड देयर विल बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स. ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहले नहीं था, करंट फ्लो होती है, आ गया. दैट इज व्हाट इट हैज गेन्ड एनर्जी. तो एनर्जी किसमें है, किसके कारण आई, कहां विजिबल हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स में, क्योंकि पहले वो नहीं था. अब करंट फ्लो होने से आया, द वर्क हैज बीन डन ऑन दिस एंड दैट वर्क एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो याद रखिए, एन इंडक्टर इज कैपेबल टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज हाफ Li स्क्वायर. दिस इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. और अब थोड़ा सा याद करिए, मैं आपको एनालॉजी याद कराता हूं इसकी. जब हम एक रेसिस्टर यहीं लिखते हैं, एनर्जी इन रेसिस्टर. रेसिस्टर में कांस्टेंट क्या होता है? रेसिस्टेंस. कैपेसिटर में कांस्टेंट कैपेसिटेंस. इंडक्टर में कांस्टेंट इंडक्टेंस. रेसिस्टेंस की वैल्यू R. कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटेंस. और इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टेंस. रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस. रेसिस्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं और उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, वर्क डन कितना होता है? तो दिस इज ये हम लोगों ने किया हुआ है I स्क्वेयर R. ओके. कैपेसिटर में कितनी होती है? हाफ CV स्क्वेयर. इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ Li स्क्वेयर. तो आप ये देखिए, कांस्टेंट और उसके साथ दिस इज I स्क्वेयर. तो यहां पे RCL स्क्वेयर स्क्वेयर स्क्वेयर, ये जीरो से स्टार्ट होती हैं, इसलिए जीरो और फुल वैल्यू का हाफ. अदरवाइज आप इनको देखिए, RI स्क्वेयर CV स्क्वेयर Li स्क्वेयर. एक कांस्टेंट और इधर स्क्वायर विच इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी गिवन बाय द बैटरी. तो बैटरी हमको ईएमएफ देती है, उस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होती है. ईएमएफ को हमने यहां यूज किया, करंट को हमने यहां यूज किया, और ये तीनों कौन है? कांस्टेंट्स. ठीक.
तो ये एनर्जी के फॉर्मूलाज बन गए। तो अब हमको समझ में आता है, एक चीज याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या लगाते हैं? तो आंसर है हम लोड लगाते हैं। लोड क्या चीज का बना होता है? तो आंसर है लोड का एग्जाम्पल क्या है? बल्ब, फैन, कूलर, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? लोड। ये जितने भी लोड होते हैं जो इलेक्ट्रिकल के एप्लीकेशंस होते हैं, ऑल दीज एप्लीकेशंस कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, और दोज कंपोनेंट्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओनली थ्री थिंग्स. It has to be either a resistance or a capacitance or a inductor. Resistor, inductor और capacitor. It has to be either of the three. चौथी चीज नहीं होती. ये पावर कंज्यूम करने वाली तीन चीजें होती हैं, और हर एप्लीकेशन हमारा इट इज आइदर दिस और दिस, इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होता है. So in physics we will use indicators. We will call them elements of the circuit. So a circuit has got three elements. What are the elements? Resistor, capacitor and inductor. तीन तरह के एलिमेंट होते हैं और कनेक्टिंग वायर होती है. That makes a circuit. फैन में क्या होता है? सेम थ्री थिंग. बल्ब में सेम थ्री थिंग. टीवी सेम थ्री थिंग. रेफ्रिजरेटर, कूलर, कोई भी चीज आप लीजिए, एनी एप्लीकेशन हैज गॉट दीज थ्री थिंग्स. हमने उनके नाम अलग अलग रखे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप. ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, वी गिव देम डिफरेंट नेम्स, बट फंडामेंटली इन फिजिक्स दे आर आइदर ऑफ दीज थ्री. ओके, सो दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ सर्किट. अच्छा, नाउ एक इंडक्टर को हमने चार्ज किया, उसके पास इतनी एनर्जी आ गई, लेकिन हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा? विल द करंट स्टॉप फ्लोइंग? आंसर नो. करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग, और वो करंट फिर इंडक्टर को एनर्जी देने के अलावा कोई दूसरा काम भी करेगी. जैसे हमने एक पंखा चलाया, उस पंखे में हमने ऐसी कॉइल बनाई है, उस कॉइल के अंदर मैग्नेट लगे हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो घूमेगा. घूमेगा तो फैन चलेगा. फैन का चलना एक मैकेनिकल वर्क है. अब हमने यहां बैटरी से कनेक्ट करके इसको करंट दी. करंट जाके पहले उसने अपनी एनर्जी किस में स्टोर की? इंडक्टर में. और एनर्जी भेजी, उस एनर्जी से फैन चलता है. ठीक है, तो अगर हमने इंडक्टर से बैटरी से 100 एनर्जी भेजी, 100 जूल की, तो पहले 5 जूल क्या हो गई? उसमें फिलअप हो गई. 95 बची. 95 में करंट के आने जाने में 45 हीट बन के उड़ गई. बाकी कितनी बची? 50. उस 50 से फैन चलता है. समझ आया? इस तरह से जब भी हम बैटरी से कनेक्ट करके इंडक्टर वाला सर्किट स्विच ऑन करेंगे, पहले क्या होगा? इंडक्टर अपने में एनर्जी स्टोर करेगा, तब आगे बढ़ाएगा. दूसरी चीज, जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ करके हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन इंडक्टर के पास एनर्जी है स्टोर में, उस थोड़ी सी एनर्जी को यूज करके वो क्या चाहेगा? कि करंट जीरो मत हो. करंट को थोड़ा सा फ्लो करेगा, तो पंखे को थोड़ी देर धक्का लगाएगा. जितनी उसके पास एनर्जी है, जब उसका 5 जूल खत्म, पंखा बंद. इट डजंट टेक लॉन्ग, लेकिन वो अपनी एनर्जी देगा. तो हमारे पास एनर्जी स्टोर करने का एक और तरीका हो गया. पहले अभी तक हमारे पास क्या था एनर्जी स्टोर करने का? कैपेसिटर. अब एक और तरीका क्या हो गया? इंडक्टर. तो जिस तरह से हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इन द सेम वे we can store energy in inductors, and whenever we short circuit, the inductor will return its energy. Whenever the current is dying down, then inductor will support it by giving its energy. समझ आया? तो इंडक्टर एनर्जी लेता कब है? When we increase the current in inductor, तो वो पहले अपने में एनर्जी भर लेगा. उसके बाद when we decrease the current, then it will give energy to support it. इस तरह से एनर्जी का इनपुट और एनर्जी का आउटपुट इंडक्टर से होता है. करेक्ट? एंड दिस इज द
एनर्जी इक्वेशन ऑफ द इंडक्टर। ओके, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है उससे हम लोग एक और टर्म बनाते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एनर्जी है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल यू, और स्मॉल यू इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जिसको एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारा इंडक्टर अगर इतना बड़ा है ऐसे, तो इसके पास कुछ एरिया है, कुछ इसके पास लेंथ है, तो इसका कुछ वॉल्यूम है। इसके पास जो एनर्जी भरी हुई है इस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बस ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है, वो हम लोग कर सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ LI²। इसमें हमको एरिया चाहिए, लेंथ चाहिए। एरिया और लेंथ हमको कहां से मिलेगी, तो आंसर है ये जो इंडक्टेंस है, ये ज्योमेट्री है, इसमें N भी आता है, A भी आता है, लेंथ भी आता है, तो इसकी हेल्प लेंगे हम। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस टोटल एनर्जी U is equal to half LI²। ओके, अब हाँ, L को क्या लिखना बोलिए, म्यू नॉट एरिया इंटू लेंथ। ये L की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू किससे, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड B किसके बराबर होता है, म्यू नॉट N I। तो I किसके बराबर हुआ, B अपॉन N, राइट। तो इस I को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट N अपॉन B²। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू, करिए कैंसिलेशंस। तो नहीं, मैंने गलत लिख दिया, म्यू नॉट NI इज इक्वल टू B, तो I किसके बराबर हुआ, B अपॉन म्यू नॉट N। ओके, अब N² कैंसल हो गया, देखिए क्या क्या बचा, 2 म्यू नॉट, एक म्यू नॉट डिनोमिनेटर में, N² कैंसल, उसके बाद A L B, ये आ गया B का स्क्वायर। सो दिस इज हाफ म्यू नॉट 1/2 म्यू नॉट, एंड हियर इज B A L B² A L। ठीक है, ये है टोटल एनर्जी। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये हम सबको मालूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाइड बाय L। सो यहां ले लेते हैं, देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वी विल राइट एज स्मॉल u। दिस इज इक्वल टू B² AL अपॉन 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, सो दिस विल बी B² AL अपॉन 2 म्यू नॉट एरिया इंटू L। एरिया L कैंसल, सो व्हाट वी गेट हियर इज हाफ म्यू नॉट B²। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अब देखिए, इंडक्टर में एनर्जी किसके कारण से है, B। कैपेसिटर का फॉर्मूला याद करिए, इन कैपेसिटर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, हाफ CE²। व्हाट वाज E, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, हाफ CE²।
यहां पर किसकी क्वांटिटी क्या होती है, हाफ, सॉरी सी उसमें नहीं होता है, एप्सिलॉन आ जाता है। ओके, ये आया। फिर से मैं इनको दोहरा देता हूं। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी फॉर कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वेयर और यहां पर कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, ये था। फिर से पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी फॉर इंडक्टर, U इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वेयर, और इसका कांस्टेंट कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। ये याद रखिए, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे से उल्टे होते हैं। सो दिस इज, फॉर्मेट दोनों का समझ आया। कैपेसिटर की एनर्जी कहां स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैपेसिटर की एनर्जी हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। इसकी एनर्जी कहां स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। वेरी सिंपल रिलेशन। सिर्फ हमको बीच में क्या लगा देने हैं, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, क्योंकि उस मीडियम में तो एनर्जी जाएगी, मीडियम के कारण वो एनर्जी का परमिटिविटी या परमिएबिलिटी एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए हमने लगा दिया। ये तरीका समझ आया। सो अब हमको समझ में आया, एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। रेसिस्टेंस एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, रेसिस्टेंस पूरी की पूरी एनर्जी को रेडिएट कर देता है हीट के फॉर्म में, एंड दैट इज I स्क्वायर R। और ये स्टोर करते हैं, इसमें हाफ इसलिए आता है कि शुरू में जब हम इसको राइज करते हैं तो हाफ एनर्जी वेस्ट होती है, हाफ इसमें स्टोर हो जाती है, दैट इज हाफ। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सेल से एनर्जी लेते हैं तो वो कितनी होती है, सेल से एनर्जी आती है Q इंटू V, और जब कैपेसिटर में स्टोर होती है तो वो कितनी हो जाती है, हाफ QV। तो वो हाफ कहां चली गई, दैट इज रेडिएटेड आउट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसीलिए इन सब में हाफ हाफ आता है। जहां भी हम 0 to फुल वैल्यू राइज करेंगे, हाफ विल बी देयर एंड हाफ इज कैंसल्ड। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। कैपेसिटर, इंडक्टर आर कैपेबल टू स्टोर एनर्जी per unit volume. They will energy stored will be in their electric field like this, and the total energy stored will be half CV square and half LI square. इसको हाफ RI स्क्वायर से मत करिए, क्योंकि RI स्क्वायर एनर्जी का स्टोर नहीं है, दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड। ये उसका फॉर्मूला है। ये मैंने सिर्फ डायमेंशंस के लिए आपको बताया था, अपोजिशन एंड करंट। तो इसलिए हमको एनालॉगी इन दोनों के बीच लेनी है, कैपेसिटर और इंडक्टर। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर और एक में कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर, पर यूनिट वॉल्यूम एंड फुल एनर्जी। एंड नाउ वील डू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडक्टेंस, पहले करनी चाहिए थी, एंड दैट इज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने यूनिट बनाई, एंड दैट इज हेनरी। ये सर हेनरी के ऑनर में, एंड बिकॉज दिस इज ए पर्सनल नेम, द सिंबल विल बी कैपिटल H। ठीक है, हेनरी। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि अगर हेनरी यूनिट होती है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी इंडक्टर कॉइल में कितने हेनरी का सेल्फ इंडक्टेंस है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिया, E इज इक्वल टू L di/dt। ये हम पहले कर चुके हैं। व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज 1 एम्पियर, then whatever is the EMF generated
दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ हेनरी। ये समझ आया? ओके, नाउ डिफाइन 1 हेनरी। डिफाइन 1 हेनरी इंडक्टेंस कितना होता है? तो 1 हेनरी इंडक्टेंस उस कॉइल का इंडक्टेंस है। एक पर्टिकुलर कॉइल का इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होता है? जब हम इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कर दें 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इसके दोनों सिरों में वोल्ट मीटर हमको क्या दिखाए? 1 वोल्ट। कौन सा? इंड्यूस्ड। हाँ, जैसे हमने इसको 1 एम्पियर से चढ़ाया, इसका उल्टा ईएमएफ कितना पैदा होना चाहिए? 1 वोल्ट। तब इसका इंडक्टेंस कितना कहलाएगा? 1 हेनरी। और अगर उल्टा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ 10 वोल्ट आ गया, दैट इट इज 10 हेनरी। अगर 20 वोल्ट आ गया तो 20 हेनरी, राइट? सो दैट इज 1 हेनरी। सो डिफाइन 1 हेनरी इंडक्टेंस। 1 हेनरी is the inductance of that coil is the inductance of that coil which ये है 1 Henry definition. 1 Henry is a large unit and we are using smaller unit, that is 1 millihenry. This is unit of इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। हम लोगों को मालूम है एलिमेंट्स को कंबाइन करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, वन इज सीरीज एंड वन इज पैरेलल। इन द सेम वे वी विल डू इट फॉर इंडक्टर्स। तो पहले इंडक्टर्स में लेते हैं सीरीज। सीरीज, दिस इज इंडक्टर 1। इंडक्टर 1 का इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। देन L2। सीरीज के लिए इसका एक सिरा इससे जुड़ेगा, बट द अदर एंड विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड विल नॉट कंबाइन हियर। L2 एंड L3, ये कैसे कनेक्शन है सीरीज में? बिटवीन A to B। So between A to B, L1, L2, L3 are in series, because if the current pass through it, the current has to pass through this and this, all three. A charge has to pass through all three, going from A to B. Otherwise it cannot go. Therefore we call them in series. Now, if we expose it to an supply of EMF, okay, this is a battery of EMF E. If we are supplying EMF E here, or let me write it this way, EMF, okay, then what would happen to EMF? सीरीज में EMF का वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा V1, V2 एंड V3, और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना V। सो V डिवाइडेड V is equal to V1 plus V2 plus V3। अब कॉमन क्या है? We know current is common। Current common, I। So here current is I। पर हमको यहां पर करंट से रिलेशन नहीं है, हमको यहां पे चाहिए चेंज ऑफ करंट, DI। सो व्हेन वी स्विच इट ऑन, द करंट चेंजेस एंड द करंट चेंजेस विद इक्वल अमाउंट इन ऑल ऑफ 3। क्यों? तीनों में करंट एक है तो उसका चेंज भी
सेम होगा. सो वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज DI, DI, DI. In the same time, when the current changes in the main circuit is also DI. So this is DI is the rate of change of current in all three. Okay, सीरीज में क्या सेम होता है बोलिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और करंट. अब तीसरी चीज क्या बची? तो ये तीनों देखिए L1, L2, L3, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज अक्रॉस 3. नाउ इज देयर समथिंग एज व्हाट इज द इंडक्टेंस बिटवीन A to B? अभी यहां से यहां के बीच में इंडक्टर कितना है? L1. यहां से यहां का इंडक्टेंस L2, ये L3. सो व्हाट विल बी द टोटल इंडक्टेंस? हमारे पास दोनों फॉर्मूला है, कैपेसिटर का भी है और रेसिस्टर का भी है. एक में R1 प्लस R2 प्लस R3 है, दूसरे में 1/C1 प्लस 1/C2. इसमें क्या होगा? तो इसमें हम ये देखेंगे कि ऐड कौन हो रहा है. कौन ऐड हो रहा है? V. ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस टू फाइंड इंडक्टर AB, दैट इज इक्विवेलेंट. Okay, we know that V is equal to V1 plus V2 plus V3. Put values. अगर इस पूरे का इंडक्टर L है, L A से लेके B तक, L AB, राइट. तो V1, how much is V1 equal to this? इन तीनों को सेट करिए. We know the formula. L DI by dt is equal to V. तो V1 को क्या लिख सकते हैं? L1 into DI by dt, L2 DI by dt, L3 DI by dt और तीनों का सम कर दीजिए. L1 DI by dt, L2 DI by dt and L3 DI by dt. ये तीनों के वोल्टेज का सम होगा तो टोटल वोल्टेज आएगी. और टोटल वोल्टेज का L से क्या रिलेशन है? L बिटवीन A to B इंटू DI by dt, बिकॉज टोटल करंट भी कितनी है? I, और द सेम करंट गोज इन ऑल थ्री. तो DI तो सबके लिए सेम, dt सबके लिए सेम. सो दिस इज अवर इक्वेशन. नाउ यू कैन मेक इट कैंसल आउट DI by dt. सो इंडक्टर अक्रॉस A to B is L1 plus L2 plus L3. ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल आ गया जो रेसिस्टेंस का है. बाकी सब चीजें आप उसकी कॉपी कर दीजिए. जैसे व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा. अब ये जो हमने बनाया, इसी तरह से हम क्या बना सकते हैं? पैरेलल. तो पैरेलल में दिस इज L1, L2, L3. One end is connected with one side of the cell, other end all three together connected with the other terminal of the battery, and there is a potential difference E और terminal potential difference V. इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V. इसके अक्रॉस भी V, क्योंकि सब के दोनों एंड इन दोनों में लगे. सो व्हाट इज सेम? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम. यहां से जो करंट फ्लो होती है वो करंट इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी. बट विल दैट बी इक्वल? आंसर नो. इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन कितना उसको अपोज करता है. उल्टा ईएमएफ बना के जो कोई बहुत ज्यादा अपोज कर सकता है और कोई बहुत कम अपोज कर सकता है. इसलिए करंट का राइज अलग अलग होगा. सो करंट का राइज अलग अलग होगा. यहां पर करंट में चेंज हो रहा है DI, तो यहां पर कुछ चेंज होता है DI1, यहां पे
di2 or di3 in a small time dt. So what is the relation between all these? The same current is distributed in 3. So addition of these 3 current is equal to this total current. So di is equal to di1 plus di2 plus di3. This is in parallel. तो पैरेलल में क्या डिवाइड हुआ? करंट. क्या सेम है? पोटेंशियल. जस्ट लाइक रेसिस्टर्स. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड द इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू एंड्स ए बी के अक्रॉस ये 1 2 3 तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में. तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमने यहां पर माना LAB. नाउ व्हाट इज कॉमन? DI. तो यहां पर DI की वैल्यू कितनी होगी? आंसर है दिस DI विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा याद करिए, dI/dt इस फॉर्मूला से पोटेंशियल डेवलप्ड इज इक्वल टू L. So di/dt is equal to L. अगर हम इसके लिए लेते हैं L1 के लिए तो ये होगा di1 और ये क्या हो जाएगा? L1 V1. लेकिन V में V1 V2 V3 नहीं है, all are same. So di1 is equal to V upon L1, di2 V upon L2 and di3 is V upon L3. तो ये di upon dt की वैल्यू हम लिखते चले जाते हैं. देखिए, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2. दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स. ये ऐसा हो गया. अब di1 upon dt किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू, yes, V upon L1, similarly V upon L2, V upon L3, and this is V is same for the battery and equivalent LAB or L equivalent. So this L equivalent is, now we got it, 1 upon LE is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3. This is combination of inductors in parallel. इंडक्टर के पैरेलल में कंबाइन करने से हमको क्या बेनिफिट होगा? क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है? इंडक्टेंस कैसा हो गया? डिक्रीज और इंक्रीज. आंसर डिक्रीज. रेसिस्टेंस में भी यही होता है. क्या इंक्रीज हुआ? तो आंसर है एनर्जी स्टोर्ड इन देम इज इंक्रीज्ड, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? हाफ एल आई स्क्वायर, राइट? सो आई विल बी लार्जर, सो एनर्जी विल बी लार्जर. इस तरह से ये आ गया. ठीक है. सो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल.